तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द ग्रेप्स करके ये जो सीरीज है इसके नए पार्ट के बारे में। यानी कि ये जो सीरीज है ये हमें सेक्शन 1 के साथ अभी हमें देखने को मिलेगी और एक साथ इसके अगले सेक्शन पर भी एक तरह से काम चालू कर दिया गया है। और आज हम बात करेंगे इसके पूरी एक तरह से सीरीज के बारे में, कब तक हमें इसका सेक्शन 1 देखने को मिलेगा, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, आगे हम इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। टू ग्रेव्स, स्पेनिश, डॉस तुम्बास, अगस्टिन मार्टिनेज द्वारा बनाई गई एक आगामी स्पेनिश रिवेंज थ्रिलर लघु श्रृंखला है। इसमें किटी मैनवर, अल्वारो मोर्टे और होविक केउचकेरियन शामिल है। कथानक: दो लड़कियों, मार्टा और वेरोनिका, के गायब होने के बाद उनमें से एक, इसाबेल, की दादी सच्चाई को उजागर करने के लिए बहुत प्रयास करती है। 1-2 रालना, किटी मैनवर इसाबेल के रूप में। 3 अल्वारो मोर्टे, होविक केउचकेरियन, नादिया विलाप्लाना। 3 जोआन सोले। 3 जोए अर्नाओ। 3 नोना कार्डोनर। 3 कार्लोस स्कोल्ज। 3 मैग्डेलेना तेजादो। 3 साल्वारीना। 3 उत्पादन: जॉर्ज डियाज तो और एंटोनियो मर्सेरो द्वारा लिखित। पटकथा साथी कार्मेन मोला, सदस्य अगस्टिन मार्टिनेज। श्रृंखला निर्माता की मूल कहानी पर आधारित थी। 3 टू ग्रेव्स नेटफ्लिक्स के लिए सबाडो पेलिकुलस प्रोडक्शन है। टोनी कैरिजोसा, वेरोनिका विलासेंजुआन और किके मेलो ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 4 अक्सारकिया में शूटिंग स्थानों में टोरॉक्स, फ्रिगिलियाना और नेर्जा शामिल थे। 5 मुक्त करना: नेटफ्लिक्स इस सीरीज को 29 अगस्त 2025 को रिलीज करने के लिए तैयार है। अगस्टिन मार्टिनेज, जन्म 1975, एक स्पेनिश नॉयर उपन्यासकार और पटकथा लेखक है। उन्हें एंटोनियो मर्सेरो और जॉर्ज डियाज के साथ मिलकर कार्मेन मोला नाम से लिखी गई उनकी रचना ला बेस्टिया के लिए 2021 का प्रेमियो प्लानेटा पुरस्कार दिया गया। जीवनी: 1975 में लोरका, मर्सिया में जन्मे, उन्होंने मैड्रिड के कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय में छवि और ध्वनि का अध्ययन किया। 1 शुरुआत में विज्ञापन के लिए समर्पित, उन्होंने बाद में टेलीविजन श्रृंखला की पटकथाएं लिखना शुरू किया। 2 उनका पहला उपन्यास, मोंटे परडिडो, 2015 में प्रकाशित हुआ था। 3-2 इसके बाद ला माला हियरबा, 2017 आया। 2-3 दोनों को प्लाजा और जेनेस एस द्वारा प्रकाशित किया गया था। 4 पेंगुइन रैंडम हाउस से जुड़ा हुआ है। 3 एंटोनियो मर्सेरो और जॉर्ज डियाज के साथ, वह कार्मेन मोला उपनाम के पीछे छिपे 3 लेखकों में से एक थे, जिन्हें पेंगुइन रैंडम हाउस के अल्फागुआरा द्वारा प्रकाशित एक गंभीर नॉयर उपन्यास त्रयी के लिए जाना जाता है, जिसमें असामान्य इंस्पेक्टर एलेना ब्लैंको है। ला नोविया गिटाना, 2018, ला रेड पुरपुरा, 2019 और ला नेना, 2020। 5 तीनों ने कार्मेन मोला के रूप में एक और उपन्यास, ला बेस्टिया लिखा, जिसे बदले में 2021 प्रेमियो प्लानेटा के निर्णायक मंडल को सियुदाद डी फ्यूगो शीर्षक और सर्जियो लोपेज उपनाम के तहत एक अप्रकाशित कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। 6 जैसे ही उन्होंने पुरस्कार जीता, तीनों ने कार्मेन मोला के पीछे की पहचान का खुलासा किया। 7 एलेना ब्लैंको पुस्तकों का विपणन करने के लिए 3 पुरुषों द्वारा एक महिला उपनाम के तहत भेष बदलने और एक नकली महिला व्यक्तित्व, एक महिला विश्वविद्यालय व्याख्याता। 8 बनाने की परिस्थिति सार्वजनिक जांच और विवाद से बच नहीं पाई। 7-9 उन्होंने दावा किया कि वे झूठ बोलकर थक गए हैं। 10 काम करता है। टेलीविजन: सिंटेटस नोहे पैराइसो, लेखक। 11 ला चिका डे आयर, लेखक। 11 क्रेमेटोरियो, लेखक। 11 एल डॉन डी अल्बा, लेखक। 11 विक्टर रोस, लेखक। 11 अकेशिया अर्तीस, लेखक। 2 ला काजा, मोंटे पेर्डिडो, सहनिर्माता और कार्यकारी निर्माता। ला काजा, ट्रामंटाना, क्रिएटर। फेरिया, द डार्केस्ट लाइट,
सहनिर्माता और कार्यकारी निर्माता। सेगुंडा मुएर्टे, निर्माता। 12 उपन्यास। मोंटे परडिडो, प्लाजा और जेनेस। 2015.4 फ्रैंक विने द्वारा अंग्रेजी अनुवाद विलेज ऑफ द लॉस्ट गर्ल्स 2018। ला माला हिरबा, प्लाजा और जेनेस। 2017.4 एंटोनियो मर्सेरो और जॉर्ज डियाज के साथ छद्म नाम से काम करता है। मोला, कार्मेन 2018। ला नोविया गीताना, अल्फागुआरा। 8 मोला, कार्मेन 2019। ला लाल पुरपुरा, अल्फागुआरा 8 मोला, कार्मेन 2020। ला नेना, अल्फागुआरा 8 मोला, कार्मेन 2021। ला बेस्टिया, स्पेनिश दोस तुम्बास के द्वारा बनाई गई अगस्टिन मार्टिनेज द्वारा लिखित। जॉर्ज डियाज, एंटोनियो मर्सेरो। कहानी अगस्टिन मार्टिनेज। निर्देशक किके मेलो। अभिनीत किटी मैनवर, अल्वारो मोर्टे। होविक केउचकेरियन। उद्गम देश स्पेन। मूल भाषा स्पेनिश। उत्पादन कार्यकारी निर्माता टोनी कैरिजोसा, वेरोनिका विलासेंजुआन। किके मेलो। उत्पादन कंपनी सबदो पेलिक्यूलास। मूल रिलीज नेटवर्क नेटफ्लिक्स। एंटोनियो मर्सेरो सेंटोस, जन्म 1969, जिन्हें एंटोनियो सेंटोस मर्सेरो या केवल एंटोनियो मर्सेरो के नाम से भी जाना जाता है, एक स्पेनिश उपन्यासकार और पटकथा लेखक है। उन्हें ला बेस्टिया के लिए 2021 प्रेमियो प्लेनेटा से सम्मानित किया गया, जिसे कार्मेन मोला उपनाम के तहत अगस्टिन मार्टिनेज और जॉर्ज डियाज के साथ लिखा गया था। जीवनी 1969 में मैड्रिड में जन्मे मर्सेरो ने मैड्रिड के कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की। 1-2 उन्होंने अपने पिता एंटोनियो मर्सेरो की बदौलत टेलीविजन क्षेत्र में प्रवेश किया, जो फार्मासिया डी गार्डिया में लेखक के रूप में काम कर रहे थे। 3 एक बार जब उन्होंने पत्रकारिता में अपना करियर छोड़ दिया, तब से उन्होंने हॉस्पिटल सेंट्रल और ला काजा जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में काम किया है। ट्रामुंटाना और ग्रेसिया क्वेरेजेटा की फीचर फिल्मों की पटकथा लिखी और साथ ही लघु फिल्मों में भी भाग लिया। 4-1 उनका पहला उपन्यास ला क्वार्टा मुएर्टे एस्पासा 2012 था, जो एक युवावस्था की कहानी थी। 5 इसके बाद ला विडा डे साटेंटा डी बोल्सिलो अंतिम 2 में ट्रांसजेंडर पुलिस इंस्पेक्टर सोफिया लूना ने अभिनय किया है। 2 उन्होंने फ्रेंकोइस तानाशाही के दौरान समलैंगिकों के दमन से निपटने वाला एक ग्राफिक उपन्यास भी लिखा है, एल वायलेटा 2018। 2 अगस्टिन मार्टिनेज और जॉर्ज डियाज के साथ वह कार्मेन मोला उपनाम के पीछे छिपे 3 लेखकों में से एक थे, जिन्हें पेंगुइन रैंडम हाउस के अल्फागुआरा द्वारा प्रकाशित एक गंभीर नॉयर उपन्यास त्रयी के लिए जाना जाता है, जिसमें असामान्य इंस्पेक्टर एलेना ब्लैंको है। ला नोविया गिटाना 2018, ला रेड पुरपुरा 2019 और ला नेना 2020। 6 तीनों ने कार्मेन मोला के रूप में एक और उपन्यास ला बेस्टिया लिखा, जिसे बदले में 2021 प्रेमियो प्लानेटा के निर्णायक मंडल के समक्ष सियुदाद डे फ्यूगो शीर्षक और सर्जियो लोपेज उपनाम से एक अप्रकाशित कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। 7 जैसे ही उन्होंने पुरस्कार जीता, तीनों ने कार्मेन मोला के पीछे की पहचान का खुलासा किया। 8 3 पुरुषों द्वारा एक महिला उपनाम के तहत भेष बदलने और एक नकली महिला व्यक्तित्व, एक महिला विश्वविद्यालय व्याख्याता। 9 बनाकर एलेना ब्लैंको पुस्तकों का विपणन करने की परिस्थिति सार्वजनिक जांच और विवाद से बच नहीं पाई। 8 10 उन्होंने दावा किया कि वे झूठ बोलकर थक गए हैं। 11 2021 की शुरुआत में उन्हें कार्मेन मोला के उपन्यास ला नोविया गिटाना, पूर्वव्यापी रूप से उनके अपने काम के रूप में खुलासा, को एक टेलीविजन श्रृंखला प्रारूप में रूपांतरित करने वाली लेखन टीम का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया था। 12 रिश्ते। वह एंटोनियो मर्सेरो
और इसाबेल सेंटोस फर्नांडीज डे ला रेगुएरा के बेटे हैं। 3. उनके बड़े भाई इग्नासियो तो एक निर्देशक और निर्माता है। 13. 2021 तक वह नॉयर फिक्शन उपन्यासकार सुजाना मार्टिन गिजोन तो के साथ रिश्ते में है। 3. काम करता है। उपन्यास ला क्वार्टा मुएर्टे एस्पासा 2012, ला विडा डे सेटेंटा डे बोल्सिलो 2014, एल फाइनल डेल होम्ब्रे अल्फागुआरा 2017, एल कैसो डे लास जपोन्सस मुएर्टास अल्फागुआरा 2018, ग्राफिक उपन्यास एल वायलेटा 2018। फिल्में क्विंस एनोस वाई अंदिया 15 वर्ष और 1 दिन 2, फेलिस 140 2, अदृश्य S 2, टेलीविजन श्रृंखला फार्मासिया डे गार्डिया लेखक ला काजा ट्रामंटाना राइटर एंटोनियो मर्सेरो और जॉर्ज डियाज के साथ छद्म नाम से काम करता है। मोला कार्मेन 2018, ला नोविया गीताना अल्फागुआरा 9, मोला कार्मेन 2019, ला लाल पुरपुरा अल्फागुआरा 9, मोला कार्मेन 2020, ला नेना अल्फागुआरा 9, मोला कार्मेन 2021, ला बेस्टिया एनरिक किके मेलो इजनाजार कैटलन KIKEMIU जन्म 3 जून 1975, एक स्पेनिश फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। उन्हें ईवा के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 2011 में सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का गोया पुरस्कार मिला था। जीवनी 1994 से मेलो ने कैटालुनिया के सुपीरियर सिनेमा और ऑडियोविजुअल स्कूल एस्कैक में अध्ययन किया। 2. उनकी डिग्री परियोजना लघु फिल्म लास कैब्रास डी फ्रायर थी, जिसमें ट्रिस्टन उलोआ मुख्य भूमिका में थे। 2000 से उन्होंने एस्कैक में पटकथा लेखन और निर्देशन पढ़ाया है। 2. फिल्मोग्राफी विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र ईवा 2011, 3, टोरो 2016, 4, एक आदर्श शत्रु 2020। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम मंटेकोन है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम वर्नाल्ट है। किटी मैनवर 2020 मलागा फिल्म फेस्टिवल में मैनवर। जन्म मारिया इसाबेल एना मंटेकोन वर्नाल्टे 11 मई 1953, आयु 72, एंटेक्वेरा स्पेन। अन्य नामों किटी मैनवर। पेशा अभिनेत्री। सक्रिय वर्ष 1970, वर्तमान। मारिया इसाबेल एना मंटेकोन वर्नाल्ट जन्म 11 मई 1953, जिन्हें किटी मानवर के नाम से जाना जाता है, एक स्पेनिश अभिनेत्री है। उन्होंने 1970 से अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों और टेलीविजन शो में काम किया है। जीवनी मारिया इसाबेल एना मंटेकोन वर्नाल्ट एक का जन्म 11 मई 1953 को एंटेक्वेरा में हुआ था। 2. उन्होंने अपना शुरुआती बचपन मलागा और मेलिला के बीच बिताया। 13 साल की उम्र में मैड्रिड चली गईं। 3. उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत चिकास डी क्लब S 1970 से की, जिसमें उन्होंने एलिसा नामक लड़की का किरदार निभाया, जिसका उसके गॉडफादर द्वारा बलात्कार किया जाता है। 4. 3. इसके बाद उन्होंने 1973 की फिल्म हबला मुदिता में अभिनय किया। 3. 2015 में वह लंदन में स्पेनिश थिएटर के तीसरे महोत्सव फेस्टेलोन के हिस्से के रूप में जुआन कार्लोस रूबियो के नाटक लास हेरिडास डेल विएंतो में मुख्य भूमिका निभाने के लिए लंदन के मंच पर आईं। अल्वारो एंटोनियो गार्सिया पेरेज 1, जन्म 23 फरवरी 1975, जिन्हें पेशेवर रूप से अल्वारो मोर्टे के नाम से जाना जाता है, एक स्पेनिश अभिनेता है। उन्होंने टेलीविजन सीरीज मनी हीस्ट में द प्रोफेसर की भूमिका निभाकर दुनिया भर में पहचान बनाई। 2, 3,
मोर्टे ने अमेजन प्राइम वीडियो की हाई फैंटेसी सीरीज द व्हील ऑफ टाइम 2021 से 25 में कुछ समय के लिए लोगेन अबलार का किरदार निभाया था। प्रारंभिक जीवन। अल्वारो एंटोनियो गार्सिया पेरेज 4 का जन्म 23 फरवरी 1975 को कैडिज प्रांत के अल्जेसिरस में हुआ था, जो जल्द ही अपने परिवार के साथ कोर्डोबा प्रांत के बुजालांस में स्थानांतरित हो गए। 5 मूल रूप से संचार इंजीनियरिंग की डिग्री में दाखिला लेने के बाद उन्होंने नाटकीय कला की ओर रुख किया और 1999 में एस्कुएला सुपीरियर डी आर्टे ड्रामेटिको डी कोर्डोबा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 उन्होंने टैम्पियर विश्वविद्यालय में 2 महीने के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन भी किया। 6 फिनलैंड में अपने समय के बाद वह मैड्रिड में बस गए। 7 33 वर्ष की आयु में उन्हें बाईं जांघ में कैंसर के ट्यूमर का पता चला, जिस पर उन्होंने अंततः काबू पा लिया। 8 9 आजीविका। 2018 सिजेस फिल्म फेस्टिवल में ओरियोल पाउलो के साथ मोर्टे ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत स्पेनिश टेलीविजन श्रृंखला हॉस्पिटल सेंट्रल में एक छोटी सी भूमिका निभाकर की थी। उन्हें अपनी पहली मुख्य भूमिका टीवी श्रृंखला प्लांटा 25 में मिली। 5 जो कई स्पेनिश क्षेत्रीय टीवी प्रसारकों पर प्रसारित हुई और जिसमें उन्होंने 2007 से 2008 तक एक ड्राइवर की भूमिका निभाई। 5 10 इसके बाद उन्होंने स्पेनिश टेलीविजन श्रृंखला बेंडोलेरा में एडोल्फो कैस्टिलो और सोप ओपेरा अमर एन टिएम्पोस रेवुएल्टोस में गैब्रियल अरेटा की भूमिका निभाई। 11 मोर्टे ने लोला ला पेलिकुला 2007 में एक छोटी भूमिका निभाई, जो लोकगीत गायिका लोला फ्लोरेस के बारे में एक बायोपिक फिल्म थी, जिसमें उन्होंने संक्षेप में एक बुलफाइटर नायक के प्रेमी को चित्रित किया था। 12 अपने अभिनय कार्य के अलावा मोर्टे 300 पिस्तौल अंग्रेजी 300 पिस्तौल नामक एक थिएटर कंपनी के मालिक है, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। 13 मोर्टे 2014 में लंबे समय से चल रहे टेलीनोवेला एल सेक्रेटो डी पुएंते विएजो के कलाकारों में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने 2017 तक एक छोटे शहर के चिकित्सक लुकास मोलिनर की भूमिका निभाई। 14-15 पुएंते विएजो से बाहर निकलने के बाद मोर्टे ने टेलीविजन श्रृंखला ला कासा डे पेपेल में सर्जियो एल प्रोफेसर मार्क्विना की भूमिका निभाई। पहला सीजन 2017 में एंटेना 3 पर प्रसारित हुआ। उन्हें इस किरदार के चित्रण के लिए काफी प्रशंसा मिली। श्रृंखला के केंद्र में डकैती की साजिश के पीछे का सावधानीपूर्वक आपराधिक मास्टरमाइंड और टेलीविजन श्रृंखला के साथ साथ उन्हें दुनिया भर में ख्याति मिली। 16-17 2017 के अंत में नेटफ्लिक्स ने श्रृंखला का अधिग्रहण किया और इसे अपने मंच पर दुनिया भर में वितरित किया। अंतिम सीजन के भाग 2 दिसंबर 2021 में जारी किए गए। 18-19 उन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म मिराज 2018 में एक फीचर फिल्म में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। 6 मोर्टे ने 2019 मोविस्टार प्लस टेलीविजन श्रृंखला एल एम्बारकेडेरो में ऑस्कर की भूमिका निभाई, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 अलग-अलग महिलाओं के साथ अलग-अलग रहकर दोहरी जिंदगी जी है। 20 दिसंबर 2019 में मोर्टे को अमेजन टेलीविजन श्रृंखला द व्हील ऑफ टाइम के कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई थी, जो इसी नाम के महाकाव्य फंतासी उपन्यासों का रूपांतरण है, जो लोगेन को चित्रित करने के लिए तैयार है। 21 वह 2025 की शुरुआत में शो रद्द होने से पहले 2021 से 2023 तक 9 एपिसोड में दिखाई दिए। अप्रैल 2021 में उन्हें मिनी सीरीज बाउंडलेस में जुआन सेबेस्टियन एलकानो के रूप में कास्ट किए जाने की घोषणा की गई थी। 22 मोर्टे ने सिडनी स्वीनी के साथ इमैक्युलेट में प्रमुख भूमिका निभाई। होविक केउचकेरियन बुर्गुई जन्म 14 नवंबर 1972 एक स्पेनिश अभिनेता, स्टैंड अप कॉमेडियन और पूर्व मुक्केबाज है। जीवनी होविक केउचकेरियन बुर्गुई का जन्म 1972 में एक लेबनान के बेरूत में एक अर्मेनियाई पिता और स्पेनिश मां के यहाँ हुआ था। 3 साल की उम्र में
वह अपने परिवार के साथ स्पेन चले गए और अल्पेड्रेटे में पले बड़े। 2. केउचकेरियन एक पूर्व मुक्केबाज है। 3. वे मुक्केबाज बने और 2 बार स्पेनिश हैवीवेट चैंपियन रहे। मुक्केबाजी छोड़ने के बाद उन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन और लेखक के रूप में अपना नया करियर शुरू किया। उनकी 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें से आखिरी का शीर्षक रेसिलिएंटे है। 2013 की फिल्म स्कॉर्पियन इन लव में एक मुक्केबाज प्रशिक्षक की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के लिए गोया पुरस्कार में नामांकित किया गया था। कार्मेन मोला 3 स्पेनिश क्राइम थ्रिलर लेखकों का सामूहिक छद्मनाम है। इनके असली लेखक जॉर्ज डियाज एस, अगस्टिन मार्टिनेज और एंटोनियो मर्सेरो है, जो टेलीविजन पटकथा लेखकों के रूप में जाने जाते हैं। 2021 में लेखकों ने 1,000,000 प्रेमियो प्लानेटा डे नोवेला जीता, जो दुनिया का सबसे अमीर साहित्यिक पुस्तक या लेखक पुरस्कार है। काम करता है। मोला को अतिहिंसक स्पेनिश अपराध थ्रिलर 1 के लिए जाना जाता है, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर एलेना ब्लैंको शामिल है और उन्हें स्पेनिश एलेना फेरेंटे के रूप में वर्णित किया गया है। एक द बीस्ट एक ऐतिहासिक थ्रिलर है जो 1834 में मैड्रिड में एक हैजा महामारी में सेट है। 2. उनके लेखन को इंस्टीट्यूटो डेला मुजेर डी कास्टिलाला मंच की महिला संस्थान द्वारा एक चयनित नारीवादी पढ़ने के रूप में अनुशंसित किया गया था। 3. उपनाम। अक्टूबर 2021 से पहले प्रकाशक ने कहा था कि कार्मेन मोला नाम मैड्रिड में जन्मी एक महिला लेखिका का छद्मनाम है, जो 40 के दशक के अंत में एक प्रोफेसर और 3 बच्चों की मां है, जो अपने खाली समय में अपराध थ्रिलर लिखती है। 4. उनकी पुस्तक ला बेस्टिया द बीस्ट को एक अप्रकाशित उपन्यास के लिए 2021 प्रेमियो प्लेनेटा डी नोवेला से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह के दौरान यह पता चला कि नाम वास्तव में 3 पुरुषों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। 1. वे स्पेनिश टेलीविजन पटकथा लेखक जॉर्ज डियाज एस, अगस्टिन मार्टिनेज और एंटोनियो मर्सेरो है, सभी अपने 40 और 50 के दशक में है। 2. यूरो 1,000,000 दुनिया में सबसे मूल्यवान पुस्तक या लेखक पुरस्कार था। तीनों पटकथा लेखक दोस्त थे जिन्होंने 2017 में अपनी प्रतिभाओं को एक साथ मिलाकर क्राइम थ्रिलर लिखने का फैसला किया। 2. इस बात पर कुछ विवाद रहा है कि उन्होंने महिला छद्म नाम क्यों चुना। लेखकों ने कहा कि यह पूरी तरह से बेतरतीब था, लेकिन कुछ आलोचकों ने दावा किया कि यह एक चतुर विपणन चाल थी जो बेईमानी की सीमा तक पहुंच गई थी। मोला बताई गई एक महिला के साथ फर्जी साक्षात्कार किए गए थे और प्रकाशक की वेबसाइट पर एक तस्वीर में कैमरे की ओर पीठ किए एक महिला को मोला के रूप में पहचाना गया था। साल्वाडोर साल्वारीना, जन्म 9 अप्रैल 1978, एक स्पेनिश अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिन्हें अक्सर इंडस्ट्री में चुकी उपनाम से जाना जाता है। 2. उन्हें अल्ली अबाजो और सबयूसोस जैसी टेलीविजन सीरीज या मार्शलैंड फिल्म में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। 3. जीवन और करियर। 1978 में लास पाल्मास डी ग्रैन कैनरिया में जन्मे, उनका पालन पोषण मलागा में हुआ। सन 1-3 उन्होंने ग्रेनेडा में खेल विज्ञान में डिग्री की पढ़ाई की। 4. उन्होंने एनरिक गार्सिया की 321 डेज इन मिशिगन में एक कैदी की भूमिका के साथ एक फीचर फिल्म में अपनी शुरुआत की। 5. 2 बाद में उन्हें अल्बर्टो रोड्रिग्ज की फिल्म मार्शलैंड में जीसस की भूमिका के लिए कास्ट किया गया, जिसने उनके करियर को आगे बढ़ाया। 2021 में उन्हें ह्यूएल्वा फिल्म फेस्टिवल के प्रेमियो लूज से सम्मानित किया गया, जिसने उनके पूरे करियर को मान्यता दी, मुख्य रूप से कॉमेडी के दायरे में, टेलीविजन और फिल्म दोनों में। 6. 2021 में टोडोस लो हेसेन के सेट पर मिलने के बाद वह अभिनेत्री किरा मिरो के साथ रिश्ते में रहे हैं। 7. उन्होंने 2025 में पीरियड ड्रामा द 47 में फिलिपिन की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोया पुरस्कार जीता, जो मालागा से बार्सिलोना में
स्थानांतरित होने वाला एक आप्रवासी था। 8. फिल्मोग्राफी। यह सूची अधूरी है, आप अनुपलब्ध आइटम जोड़कर मदद कर सकते हैं। नवंबर 2021। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2015 19 अल्ली अबाजो जोस ग्रेगोरियो नर्वाज मुरिलो जोजे मुख्य 1 2018 सबुएसोस एस अल्बर्टो मुख्य 1 2019 मल्का डारियो एल गाटो मुख्य 9 2021 देवदास राउल कैरांजा मुख्य 10 2022 फेरिया ला लूज मास ऑस्कुरा फेरिया द डार्केस्ट लाइट टीबीए 6 पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2014 मिशिगन में 321 दिन मिशिगन में 321 दिन जुआनी 2-5 2014 ला इज़्ला मिनिमा मार्शलैंड जीसस 2 2016 विलविशोसा दे अल लरो नीनो 11 2017 सेनोर डेम पैसिएंसिया भगवान मुझे धैर्य दे लियो 12 2019 एंटेस डेलाक्वेमा द बर्निंग क्विक 13 2019 अलविदा कैंपस 14 2020 हमें अलग से देखना है द वेडिंग अनप्लानर कैपिटान 15 2020 ला लिस्टा दे लॉस डेजियोस एस टोनी 16 2021 कॉन क्वीन वियाजस कारपूलर्स जूलियन 17 2022 टूडूज लो हेसन एस सर्जियो 18 एल यूनिवर्सो डे ओलिवर ओलिवर्स यूनिवर्स मिगुएल 19 2023 ट्रेगुआ एस संघर्ष विराम एस एडू 20 2024 एल 47 द 47 फिलिपिन फर्नांडो नवारो जन्म 1980 एक स्पेनिश पटकथा लेखक है। वे एक संगीत समीक्षक भी है। 1. जीवनी फर्नांडो नवारो का जन्म 1980 में ग्रेनेडा में हुआ था। 2. एक संगीत बैंड के लिए ड्रमर बनने की कोशिश करने पर विचार करने के बाद उन्होंने फिल्म पटकथाएं लिखना शुरू कर दिया। 3. उन्होंने तब से टोरो, स्पाई टाइम, वेरोनिका, म्यूज, 3. टैक्सी टू जिब्राल्टर, 4. अननोन ओरिजिन्स, 5. बिलो जीरो, ए परफेक्ट एनिमी, 3 और वीनस की पटकथाएं लिखी या सहलिखी है। 6. उन्होंने टेलीविजन सीरीज माटाडेरो और क्यू फ्यू डे जॉर्ज सांस एस की लेखन टीम का भी हिस्सा बनाया है। 5. उन्हें 2 बार गोया पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। 7. वेरोनिका सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, 8 और अज्ञात मूल सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए। 9. 2022 में नवारो ने अपनी पहली पुस्तक मालवेंतुरा इम्पीडिमेंटा द्वारा प्रकाशित की। सफल आर्किटेक्ट जेरेमियाज अंगस्ट पेरिस की व्यावसायिक यात्रा पर है। अपनी उड़ान का इंतजार करते हुए उनकी मुलाकात टेक्सेल टेक्स्टर नाम की एक रहस्यमयी महिला से होती है और वे उससे बातचीत शुरू करते हैं। हालांकि उनकी बातचीत में एक अप्रत्याशित मोड़ तब आता है जब टेक्सेल जेरेमियाज पर कुछ ऐसा आरोप लगाती है जिसके बारे में जेरेमियाज का कहना है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। जेरेमियाज अपनी फ्लाइट में सवार हो जाता है और टेक्सेल के साथ हुई उस बेचैन कर देने वाली मुठभेड़ को भूल जाता है जब तक कि वारसो की फ्लाइट में उससे दोबारा मुलाकात नहीं हो जाती। इस बार वह दावा करती है कि वह एक हत्यारा है और उसके पास इसके सबूत भी है। जेरेमियाज हैरान रह जाता है और किसी भी अपराध में शामिल होने से इनकार करता है, लेकिन टेक्सेल अपनी बात पर अड़ी रहती है और उसे उस अपराध स्थल पर भी ले जाती है जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसने बताया था। जेरेमियाज अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है और टेक्सेल के खेल में और उलझता जाता है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। उसे एहसास होता है कि टेक्सेल वह नहीं है जो वह दिखती है, बल्कि उसका अपना एक गुप्त एजेंडा है। जब दोनों एक खतरनाक चूहे बिल्ली के खेल में उलझ जाते हैं तो जेरेमियाज की जिंदगी उलट-पुलट हो जाती है और वह अपनी समझदारी पर सवाल उठाने लगता है। अंत में
चौंकाने वाला सच सामने आता है और जेरेमीज और टेक्सेल की किस्मत अप्रत्याशित तरीके से तय हो जाती है। एक रालना जेरेमियाज एंगस्ट के रूप में टॉमाज कोट। 2 एथेना स्ट्रेट्स डी टेक्सेल टेक्सटर के रूप में। 3 मार्टा नीटो इसाबेल के रूप में। 4 जीन रोसेन के रूप में डोमिनिक पिनन। 4 फेलिन के रूप में फ्रीजा सिम्पसन। 4 फ्रैंक हॉफमैन के रूप में जानोश हेडजेल। 4 उत्पादन यह फिल्म साबाडो पेलिकुलास, बैरी फिल्म्स, द प्रोजेक्ट और हेसेन इन्वेस्ट फिल्म द्वारा स्पेनिश जर्मन फ्रेंच सहनिर्माण है। 2 मुक्त करना यह फिल्म 16 अक्टूबर 2020 को 53वें सिजेस फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुत की गई थी। 5 इसे 29 जनवरी 2021 को फिल्मिन स्ट्रीमिंग पर रिलीज किया गया था, जो कथित तौर पर उस तारीख तक प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी रिलीज बन गई। 6 स्वागत समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज के अनुसार ए परफेक्ट एनिमी को आलोचकों की 15 समीक्षाओं के आधार पर 87% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 6.010 है। 7 द गार्जियन के फिल होर्ड ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए, इसे अच्छी तरह से लिखी गई कुटिल यूरो थ्रिलर माना। 3 सिनेमैनिया के सर्जियो एफ पिनिला ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए, यह देखते हुए कि कहानी काम करती है। दर्शक उस हवाई अड्डे के प्रतीक्षालय में फंसे हुए एक अजनबी की छिपी और रुग्ण कहानियों की दया पर महसूस करते हैं। फिल्म को एक साइको थ्रिलर के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो पूर्णता को आत्म विनाश से जोड़ता है। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम नीटो है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम मार्टिनेज है। मार्टा नीटो 2018 में 32वें गोया पुरस्कार समारोह में नीटो जन्म मार्टा नीटो मार्टिनेज 31 जनवरी 1982 आयु 43 मर्सिया स्पेन शिक्षा मर्सिया पेशा अभिनेत्री सक्रिय वर्ष 2004 वर्तमान मार्टा नीटो मार्टिनेज जन्म 31 जनवरी 1982 एक स्पेनिश अभिनेत्री और फिल्म निर्देशक है। 1-2 जीवन और करियर मार्टा नीटो मार्टिनेज का जन्म 31 जनवरी 1982 को मर्सिया में कार्टाजेना के माता-पिता के घर हुआ था। 3, 4, 5 उन्होंने अपने मूल मर्सिया के मेरिस्टास स्कूल में अभिनय के लिए एक व्यवसाय विकसित किया। 6 उन्होंने मर्सिया के एस्कुएला सुपीरियर डी आर्टे ड्रामेटिको मर्सिया में अपने अभिनय का प्रशिक्षण लिया। 7 उन्होंने स्पेनिश भाषाशास्त्र पर डिग्री का भी अध्ययन किया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। 6 उनकी निर्देशित पहली फीचर फिल्म बिकमिंग एना 2024 को 69वें वलाडोलिड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिस्पर्धा के लिए चुना गया था। डोमिनिक पिनॉन जन्म 4 मार्च 1955 एक फ्रांसीसी अभिनेता है। उन्हें जीन पियरे जूनेट द्वारा निर्देशित फिल्मों में अक्सर विलक्षण या विचित्र किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा डोमिनिक पिनॉन का जन्म 4 मार्च 1955 को फ्रांस के मेनेट लॉयर के सौमुर में हुआ था। उद्धरण वांछित पोइटियर्स के कला संकाय में अध्ययन करने के बाद डोमिनिक पिनॉन पेरिस चले गए और कोर्ट साइमन में दाखिला लिया। टॉमस कोट पोलिश उच्चारण TMAKT जन्म 21 अप्रैल 1977 एक पोलिश फिल्म, टेलीविजन और थिएटर अभिनेता है। 2 उन्होंने 30 से ज्यादा फिल्मों और 26 नाटकों के साथ साथ दर्जनों टेलीविजन सीरीज में भी काम किया है। 2014 में आई फिल्म गॉड्स में अपनी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पोलिश अकादमी पुरस्कार मिला। 3 शिक्षा और करियर उन्होंने लेग्निका में तादेउज कोस्यूजको हाई स्कूल नंबर 1 से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 17 नवंबर 1996 को उन्होंने लेग्निका में ड्रामेटिक थिएटर के मंच पर स्टेनिस्लाव इग्नासी विटकिविच के नाटक मैडम टुटलीपुतली में अपना थिएटर डेब्यू किया, जिसका निर्देशन वियस्लाव सिची ने किया था। 2001 में उन्होंने क्राकोव में
एएसटी नेशनल एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स से स्नातक किया। 4. उन्होंने जॉन किदावा-ब्लोंस्की की 2005 की फिल्म डेस्टिनेड फॉर ब्लूज में गायक रेजार्ड रीडेल का किरदार निभाकर और साथ ही लुकास पाल्कोव्स्की की 2014 की फिल्म गॉड्स में ज़बिग्न्यू रेलिगा की भूमिका से काफी लोकप्रियता हासिल की। 2015 में उन्हें मेडल फॉर मेरिट टू कल्चर ग्लोरिया आर्टिस्ट से सम्मानित किया गया। 2018 में कोट को अमेजन के लिए पावेल पावलिकोव्स्की की फीचर फिल्म कोल्ड वॉर में विक्टर की भूमिका के लिए पुरस्कार सीजन में चर्चा मिली। 6. इस परियोजना ने उन्हें यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन दिलाया है और फिल्म को क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड्स, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल और नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू द्वारा सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में मान्यता दी गई है। 2018 में कोट एग्निजका हॉलैंड की स्पोर में दिखाई दिए और जारोस्लाव मार्सजेव्स्की की बिकिनी ब्लू में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें मिलान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार मिला। 2019 में कोट ने BBC वन सीरीज वर्ल्ड ऑन फायर में ब्रायन जे स्मिथ, जूलिया ब्राउन और हेलेन हंट के साथ अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन 30 सितंबर 2006 को जेस्टोचोवा में उन्होंने अभिनेत्री एग्निस्का ओल्जिक से विवाह किया। उनके 2 बच्चे हैं, ब्लैंका जन्म 2007 और लियोन जन्म 2010। कई खिताबों के साथ एक विपुल स्क्रीन और थिएटर अभिनेता, पिनॉन मुख्य रूप से फ्रांसीसी फिल्मों में दिखाई दिए हैं, लेकिन इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित और फिल्माए गए कार्यों में भी दिखाई दिए हैं। 2. फिल्म में 1981 में जीन जैक्स बेनेइक्स ने पिनॉन को फिल्म दीवा के साथ सिनेमा में अपनी शुरुआत दी। पिनॉन ने बाद में बेनेइक्स की 2 फिल्मों में भी काम किया। जीन पियरे जूनेट की फिल्मों में उनकी कई भूमिकाएं रही है। वह ब्रिटिश हॉरर निर्देशक जोहान्स रॉबर्ट्स की 3 फिल्मों में दिखाई दिए हैं। पिनॉन द ब्रिज ऑफ सेन लुइस रे फ्रेंच में ले पोंट डू रोई सेंट लुई में दिखाई दिए। 3. 4. आयरिश निर्देशक मैरी मैगुकियान द्वारा थॉर्नटन वाइल्डर के एक छोटे से काम से रूपांतरित पिनॉन ने इस पीरियड पीस में अभिनय किया, जिसकी खराब समीक्षा की गई और इसमें कलाकारों की टुकड़ी थी रॉबर्ट डी नीरो, हार्वे कीटल, गैब्रियल बर्न, कैथी बेट्स, एफ. मुरे अब्राहम और गेराल्डिन चैपलिन सहित। 5. 3. 6. वह एलेक्स डे ला इग्लेसिया की 2008 की द ऑक्सफोर्ड मर्डर्स में एलिजा वूर, जॉन हर्ट और लियोनोर वाटलिंग के साथ दिखाई दिए। 7. रंगमंच में थिएटर में वह गिल्डस बॉर्डेट, जॉर्ज लावेली और वेलेरे नोवारिना के नाटकों में दिखाई दिए हैं। पुरस्कार और मान्यता पिनॉन को 2004 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए मोलियर पुरस्कार मिला। 8. 2011 में वह दूसरे फेस्टिवल इंटरनेशनल डू फिल्म फैंटास्टिक डीडिनकोर्ट के जूरी के अध्यक्ष थे। उद्धरण आवश्यक वह 2014 से ऑड्रे डेस आर्ट्स 8 डेस लेट्रेस के अधिकारी रहे हैं। द एनिमीज कॉस्मेटिक फ्रेंच कॉस्मेटिक डे लैनेमी बेल्जियम की लेखिका एमिली नोथोम द्वारा लिखित 10वां उपन्यास है। यह एल्बिन मिशेल द्वारा प्रकाशित 10वीं पुस्तक भी थी। इसका पहला प्रकाशन 2001 में हुआ था। कहानी की समीक्षा न चाहते हुए भी मैंने एक बेहतरीन अपराध किया है। मुझे आते हुए किसी ने नहीं देखा सिवाय पीड़ित के। इसका सबूत यह है कि मैं अभी भी आजाद हूं। पूरी कहानी एक हवाई अड्डे पर घटती है। जेरोम एंगस्ट एक व्यापारिक यात्रा पर एक विलंबित उड़ान का इंतजार कर रहा है। उसकी मुलाकात एक और व्यक्ति से होती है जो खुद को हॉलैंड का टेक्स्टर टेक्सेल बताता है। शुरुआत में एंगस्ट टेक्सेल से नाराज होता है, जो उससे बात करने की जिद करता है, जबकि उसे संकेत मिले थे कि एंगस्ट को सगाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह सोचता है कि टेक्सेल उससे बात करने की जिद क्यों कर रहा है। टेक्सेल बताता है कि वह बस बात करना चाहता है और वह हमेशा वही करता है जो वह चाहता है। अंततः एंगस्ट बातचीत में शामिल हो जाता है।
टेक्सेल अपने बचपन की एक कहानी सुनाना शुरू करता है, जिसमें उसे लगता है कि उसने अपने प्राथमिक विद्यालय के एक सहपाठी की हत्या कर दी थी। टेक्सेल बताता है कि बचपन में उसे हमेशा उस लड़के, जिसका नाम फ्रैंक था, से ईर्ष्या होती थी जो टेक्सेल से ज्यादा लोकप्रिय था। इसलिए एक रात उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि फ्रैंक मर जाए। अगली सुबह पता चला कि फ्रैंक की उस रात अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। टेक्सेल और एंगस्ट के बीच बातचीत जारी रहती है और टेक्सेल अपने बचपन की एक और कहानी सुनाता है। जब टेक्सेल लगभग 12 साल का था, तब वह अपने दादा दादी के साथ रहता था और उसका एक काम बिल्लियों के लिए खाना बनाना और उन्हें परोसना था। उसे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मछली और चावल का मिश्रण उसे हमेशा उबकाई देता था और उसे मिलाते समय उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती थीं। हालांकि एक दिन उसने खुद को इसे खाने के लिए मजबूर किया और उसे यह इतना स्वादिष्ट लगा कि उसने बिल्लियों के देखते देखते सारा बिल्ली का खाना खुद ही खा लिया। टेक्सेल बताता है कि वह ईश्वर या शैतान में नहीं, बल्कि लयनेमी में विश्वास करता है, जो हर किसी के अंदर मौजूद आत्मा का निजी दुश्मन है। इस बिंदु पर एंगस्ट को लगता है कि उसने बहुत कुछ सुन लिया है और अपने कानों को हाथों से ढककर टेक्सेल की बातें सुनने से बचने की कोशिश करता है। हालांकि अंततः उसके हाथ थक जाते हैं और उसे उन्हें नीचे करना पड़ता है। बातचीत जारी रहती है। टेक्सेल एंगस्ट से उसकी पत्नी के बारे में पूछता है। पता चलता है कि एंगस्ट शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। टेक्सेल एक और कहानी सुनाने लगता है, उस अकेली औरत के बारे में जिससे उसने कभी प्यार किया था। उसकी मुलाकात पेरिस के मोंटमार्ट्रे कब्रिस्तान में हुई थी और वह उसकी खूबसूरती और कब्रिस्तान में लगी एक मूर्ति से उसकी समानता देखकर तुरंत प्रभावित हो गया था। क्योंकि उसे अपनी मर्जी से काम करने की आदत थी, टेक्सेल ने कब्रिस्तान में ही उसके साथ बलात्कार किया और फिर उससे अपने प्यार का इजहार किया और उसका नाम जानने की मांग की। उसने उसे बताने से इनकार कर दिया। मुठभेड़ के बाद टेक्सेल ने पेरिस में उस महिला को जी-जान से खोजा और आखिरकार 10 साल बाद पेरिस के 20वें अर्दोइसमेंट में उसे फिर से पा लिया। उसे अपने हमलावर के रूप में न पहचानते हुए महिला ने समझा कि टेक्सेल उसके पति का दोस्त है और उसे प्यार से अपने घर चाय पर आमंत्रित किया। चाय पीते समय महिला टेक्सेल को उसकी हंसी से पहचान लेती है। वह जानना चाहती है कि क्या वह फिर से उसके साथ बलात्कार करने आया है और उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने कोशिश की तो वह रसोई से चाकुओं से अपना बचाव करेगी। टेक्सेल उसे बताता है कि वह इसीलिए आया था, पहला उसका नाम जानने के लिए और दूसरा उसे मारकर बलात्कार का बदला लेने का मौका देने के लिए। वह जाता है और रसोई से एक चाकू लेता है और उसे उसके सामने रखते हुए उसे छुरा घोंपकर मार डालने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन जब वह मना कर देती है। उपन्यास में इस बिंदु पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इसाबेल वास्तव में एंगस्ट की दिवंगत पत्नी है। एंगस्ट उत्तेजित हो जाता है और पास के कुछ पुलिस अधिकारियों को बुला लेता है, टेक्सेल के आश्वासन के बावजूद कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस अधिकारी टेक्सेल की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं, इसके बजाय एंगस्ट का पहचान पत्र दिखाने की मांग करते हैं। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि टेक्सेल अदृश्य है। एंगस्ट ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे देख सकता है। टेक्सेल समझाता है कि वह और एंगस्ट एक ही है। टेक्सेल एंगस्ट का आंतरिक शत्रु है, जिसके बारे में वह पहले बात कर रहा था, उसकी अंतरात्मा। कहानी का अंत जेरोम एंगस्ट के साथ होता है, जो इस स्थिति से निपटने में असमर्थ होकर टेक्सेल को पकड़ लेता है और उसका सिर दीवार पर तब तक पटकता रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। एक रंगमंच के लिए अनुकूलन। इस उपन्यास को ब्रुसेल्स में थिएटर ले पब्लिक और चार्लेरोई में थिएटर डे लैंक्रे दोनों के निर्माण और सहनिर्माण में 2005 में और 2006 में वेटिएटर में थिएटर के लिए अनुकूलित किया गया है। 2 अभिनेता एफआर फिलिप ज्यूसेट और एफआर अलेक्जेंड्रे ट्रॉकी। निर्देशक जेनिन गोडिनास। प्रकाश व्यवस्था
ज्वोनोक। सेट निर्माण ग्यूसेप कोपोलिनो। सहायता प्राप्त जूलियन फ्लेच, रेमंड वर्बेलन और डिडियर कॉर्नेट। तस्वीरें कैसंड्रेस टर्बोइस। तकनीकी निदेशक जेरार्ड रैकेट। फिल्म रूपांतरण ए परफेक्ट एनिमी शीर्षक के तहत अंग्रेजी में 2020 के संयुक्त जर्मनो फ्रेंको स्पेनिश उत्पादन के लिए मौजूदा जर्मन भाषा लेख कॉस्मेटिक डेस बोसेन देखें। एडिशंस एल्बिन मिशेल एक फ्रांसीसी प्रकाशक है। जनवरी 2019 में गिल्स हैरी इसके नए अध्यक्ष और सीईओ होंगे। जनवरी 2022 में पॉल पावलोविच की बेटी अन्ना पावलोविच इसके निदेशक होंगे। इतिहास इसकी स्थापना 1900 में एल्बिन मिशेल ने की थी। 1-2 सबसे पहले उन्होंने प्रकाशित किया रोमेन रोलैंड, हेनरी बारबुसे, रोलैंड डोरगेलस, हेनरी पॉराट, वर्सकोर्स, रॉबर्ट सबेटियर और डिडियर वान कॉवेलर्ट, एरिक एमेनुएल श्मिट, डैफ्ने डू मॉरियर, मैरी हिगिंस क्लार्क, स्टीफन किंग या थॉमस हैरिस। आलोचकों का कहना है 2016 में ले मोंडे ने एरिक जे मोर, फिलिप डी विलियर्स, पैट्रिक बुइसन जैसे दूरदराज के लेखकों के प्रकाशन की आलोचना की। 3 रॉबर्ट मेनार्ड, जिन्हें सदन द्वारा भी प्रकाशित किया गया और दूरदराज के मेयर के रूप में पहचाना गया, ने 2022 के फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जेमोर के साथ अपने अनुबंध को रद्द करने की एक खराब आर्थिक रणनीति की निंदा की। 4 लेखक रमोना बडेस्कू, फिलिप के डिक, लुई लावेल, इमैनुएल मेनार्ड, रॉबर्ट मेनार्ड, एरिक नॉलेउ, इरेन नेमिरोव्स्की, अमेली नोथॉम्ब, मिशेल ओनफ्रे, मैक्सेंस वान डेर मीर्श, फिलिप डी विलियर्स, डेविड वॉलियम्स, बर्नार्ड वेरबर, निकास, जीन पियरे विलेम, एरिक जे मॉर, बैरोनेस फैबियन क्लेयर नोथोम्ब, फ्रेंच उच्चारण एफएबीजेएन केएल एनटीबी, जन्म 13 अगस्त 1967, 1, जिन्हें उनके कलम नाम अमेली नोथोम्ब, फ्रेंच अमेली एनटीबी से बेहतर जाना जाता है। 2 एक बेल्जियम भाषी फ्रांसीसी उपन्यासकार है। उनके बचपन का कुछ हिस्सा एशिया में बीता। एक विपुल लेखिका, उन्होंने 1992 में अपने पहले उपन्यास हाइजीन एंड द असैसिन के प्रकाशन के बाद से 26 साल की उम्र में हर साल एक किताब प्रकाशित की है। उनके उपन्यास सबसे ज्यादा बिकने वाले साहित्यिक उपन्यासों में से है और कई भाषाओं में अनुवादित हो चुके हैं। वह ऑर्डर ऑफ द क्राउन की कमांडर है और बेल्जियम के राजा फिलिप ने उन्हें बैरोनेस की उपाधि प्रदान की है। जापान में कॉर्पोरेट जीवन पर उनके व्यंग्य उपन्यास फियर एंड ट्रेम्बलिंग ने 1999 में ग्रैंड प्रिक्स डू रोमन डे l'Académie फ्रैंकेज पुरस्कार जीता और 2015 में उन्हें बेल्जियम में रॉयल एकेडमी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए चुना गया। जीवनी शोध से पता चलता है कि एमिली नोथोम्ब का जन्म 9 जुलाई 1966 को ब्रुसेल्स कैपिटल क्षेत्र के एटरबीक में हुआ था। 3 एक कलाकार के रूप में उन्होंने लगातार लाक्षणिक रूप से दावा किया है कि उनका जन्म 1967 में कोबे, जापान में हुआ था, जबकि रिकॉर्ड बताते हैं कि वह 2 से 5 साल की उम्र तक ही वहां रही थीं। 3 इसके बाद वह चीन, न्यूयॉर्क शहर, बांग्लादेश, बर्मा, यूनाइटेड किंगडम, कोवेंट्री और लाओस में रहीं। 4 वह एक बेल्जियम के कुलीन परिवार से है। उनके पिता बेल्जियम के राजनयिक पैट्रिक नोथोम्ब थे और वह बेल्जियम के विदेश मंत्री 1980 से 1981 चार्ल्स फर्डिनेंड नोथोम्ब की पोती और लेखक और राजनीतिज्ञ पियरे नोथोम्ब की परपोती है। 4 उनका एक भाई आंद्रे नोथोम्ब और एक बहन जूलियट नोथोम्ब है। उसके परिवार का प्रतीक चिन्ह। जापान में रहते हुए नोथोम्ब ने एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की और जापानी भाषा सीखी। जब वह 5 साल की थीं, तो उनका परिवार चीन चला गया। उन्होंने अपनी पुस्तक फियर एंड ट्रेम्बलिंग में लिखा है कि जापान छोड़ना मेरे लिए एक बहुत ही दर्दनाक अलगाव था। उन्होंने ब्रुसेल्स विश्वविद्यालय में भाषाशास्त्र का अध्ययन किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद
नोथोम टोक्यो में एक जापानी कंपनी में काम करने के लिए जापान लौट आईं। इस दौरान के उनके अनुभव फियर एंड ट्रेम्बलिंग में व्यक्त किए गए हैं। 5. नोथोम का पहला उपन्यास हाइजीन डे ला असैसिन 1992 में प्रकाशित हुआ था। 6. तब से उन्होंने प्रति वर्ष लगभग एक उपन्यास प्रकाशित किया है, जिसमें लेस कैटिलिनायर्स 1995, फियर एंड ट्रेम्बलिंग 1999 और मेटाफिजिक डेस ट्यूब्स 2000 शामिल है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें 1993 का प्रिक्स जैक्स शार्दोने, 1999 का ग्रैंड प्रिक्स डू रोमन डे ला अकाडेमी फ्रांसेसे, ग्रैंड प्रिक्स जीन जियोनो 2008 शामिल है और 2015 से वे बेल्जियम रॉयल एकेडमी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिटरेचर की सदस्य है। 7. उन्होंने 2002 में फ्रांसीसी महिला गायिका रॉबर्ट की रोमांटिक जीवनी द बुक ऑफ प्रॉपर नेम्स लिखी और 2000 से 2002 की अवधि के दौरान उसी कलाकार के 9 ट्रैक के लिए गीत लिखे। एक वृत्तचित्र अमेली नोथोम, उन्हें वी एंट्रे ड्यूक्स एयुक्स, 2 पानी के बीच एक जीवन, लॉरेलिन अमानियक्स और लुका चियारी द्वारा सहलिखित और निर्देशित, अमेली की जापान वापसी और परिदृश्य की सुंदरता, शांतिपूर्ण अनुष्ठानों, फुकुशिमा की उदासी की पुनर्खोज के बारे में, लेकिन विशेष रूप से उसकी जापानी नर्स निशियो सेन के साथ मुलाकात 2012 में बनाई गई थी। 8 जुलाई 2015 के शाही फरमान द्वारा नोथोम को गैरवंशानुगत बैरोनेस के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। 9-10 उनके उपन्यास प्रीमियर सांग में उनके पिता के काल्पनिक संस्मरणों को दर्शाया गया है, जिनकी 2020 में मृत्यु हो गई थी और पहले व्यक्ति में लिखे गए। इस उपन्यास ने प्रिक्स रेनॉडॉट 2021 जीता। सिजेस कैटेलोनिया का अंतर्राष्ट्रीय फैंटास्टिक फिल्म महोत्सव कैटलन फेस्टिवल इंटरनेशनल डी सिनेमा फैंटास्टिक डी कैटालुनिया, स्पेन के कैटेलोनिया राज्य के सिजेस में आयोजित होने वाला एक वार्षिक फिल्म महोत्सव है। यह फंतासी, हॉरर और कल्ट फिल्मों में विशेषज्ञता रखता है। 1968 में स्थापित, यह महोत्सव हर साल आमतौर पर अक्टूबर की शुरुआत में आयोजित होता है और इसे फैंटासिया और फैंटास्टिक फेस्ट के साथ दुनिया के शीर्ष 3 सबसे बड़े और प्रतिष्ठित शैली के फिल्म महोत्सवों में से एक माना जाता है। 1, 2, 3, 4 इतिहास। इस उत्सव की उत्पत्ति 1968 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फैंटेसी और हॉरर मूवीज सप्ताह से जुड़ी है। 5 महोत्सव का 55वां संस्करण 6 से 16 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। 6 यह पुरस्कारों का 22वां संस्करण था। 7 स्थानों। सिजेस फिल्म महोत्सव का मुख्य स्थल ऑडिटोरी सभागार है, जो होटल मेलिया सिजेस में स्थित है और जिसकी क्षमता 1380 सीटों की है। इसी भवन में ट्रामुंटाना कक्ष पत्रकारों के लिए हर सुबह इकट्ठा होने की जगह प्रदान करता है। 2023 तक अन्य स्थान है सिने एल रेटिरो, सिने कैसिनो प्राडो और किंग कांग क्षेत्र में विभिन्न अन्य स्थान जो प्रदर्शनियों, समारोहों और अन्य कार्यक्रमों के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। 8 निदेशक। 2023 तक 2001 से इस महोत्सव के निदेशक एंजेल साला कोर्बी है। पिछले निदेशकों में शामिल है 9, 10, 11 रॉक विलास आई वेंचुरा 1999 से 2000, एलेक्स गोरिना आई मैकिया 1994 से 1998। पुरस्कार। 1971 से यह महोत्सव सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं को पुरस्कार देता आ रहा है। 12 इस महोत्सव को FIAPF द्वारा फंतासी फिल्मों में विशेषज्ञता वाले प्रतिस्पर्धी फिल्म महोत्सव के रूप में मान्यता प्राप्त है। 13 गोरिल्ला आधिकारिक फैंटास्टिक सेक्शन इस महोत्सव के मुख्य पुरस्कार है। पुरस्कार विजेताओं का चयन एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया जाता है। ये पुरस्कार है 14, 15 सर्वश्रेष्ठ फीचर लेंथ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव,
सर्वश्रेष्ठ छायांकन, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर, विशेष जूरी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर के लिए ग्रैंड ऑडियंस अवार्ड, आधिकारिक फैंटास्टिक चयन, सर्वश्रेष्ठ शानदार शैली लघु फिल्म। इस महोत्सव में ये भी प्रस्तुत किए जाएंगे जोस लुइस क्वार्नर क्रिटिक्स अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर, सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक के लिए सिटीजन केन पुरस्कार, नोवेस विजन्स न्यू विजन्स पुरस्कार, कार्नेट जोव जूरी पुरस्कार, युवा जूरी द्वारा चयनित फिल्म, ग्रैंड ऑनरेरी अवार्ड, सिनेमा में आजीवन उपलब्धि के लिए, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु और फीचर फिल्म के लिए एनिमैट पुरस्कार, मशीना डेल टेम्प्स टाइम मशीन पुरस्कार काल्पनिक विश्व फिल्म शैली के व्यक्तियों को दिया जाता है। विशेष स्क्रीनिंग में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर के लिए मिडनाइट एक्सट्रीम पुरस्कार, कार्नेट जोव जूरी द्वारा चयनित, और कुछ अन्य। कम्युनिडैड फिल्मिन एसएल, जो फिल्मिन के नाम से कारोबार करती है, एक स्पेनिश सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सेवा है जो मुख्य रूप से स्वतंत्र फिल्मों की स्ट्रीमिंग के लिए समर्पित है, साथ ही एक प्रोडक्शन कंपनी और फिल्म वितरक भी है। कंपनी का मुख्यालय बार्सिलोना में स्थित है। एक इतिहास, जुआन कार्लोस टूस, जोस एंटोनियो डी लूना और जैम रिपोल द्वारा स्थापित। 2. एक कंपनी 2007 में बनाई गई थी। 3. मंच ने गोलेम, टॉर्नासोल, वांडा, एल डेसो, कॉन्टिनेंटल, वर्टिगो और बाद में एवलॉन जैसी वितरण कंपनियों के साथ भागीदारी की। 2. आईसीए से विशेष प्राधिकरण के कारण टिरो एन ला कैबेजा एस 2008 में सिनेमाघरों और ऑनलाइन फिल्मिन पर में एक साथ रिलीज होने वाली पहली स्पेनिश फिल्म बन गई। 3. 4. भुगतान सदस्यता सेवा 2010 में शुरू हुई। 3. 2020 में निवेश फंड नाजका कैपिटल और सिया वेंचर्स, कैबिफाई और ग्लोवो में हिस्सेदार ने कंपनी के 51% शेयर हासिल कर लिए। 5/6/2021 तक प्लेटफॉर्म पर 15,000 शीर्षक थे, जिनमें से अधिकांश में यूरोपीय फिल्में 65% शामिल थीं। 1. प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2021 में अपनी पहली मूल श्रृंखला डॉक्टर पोर्टुओंडो जारी की। 7. अप्रैल 2023 तक इसने 2 और मूल श्रृंखलाएं जारी की है, ऑटोडिफेंसा और सेल्फटेप। 8. अवलोकन, कैटलॉग में ज्यादातर फिल्में और सीरीज 2 संस्करणों में उपलब्ध है, स्पेनिश में डब किया गया संस्करण, वे स्पेनिश संस्करण, और स्पेनिश उपशीर्षकों वाला मूल संस्करण, वोज स्पेनिश उपशीर्षकों वाला मूल संस्करण। देखने के लिए अनुकूली बिटरेट वाली स्ट्रीमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी परिभाषा उपयोगकर्ता की बैंडविड्थ पर निर्भर करती है। स्ट्रीमिंग मीडिया, मीडिया प्लेयर का उपयोग करके प्लेबैक के लिए नेटवर्क के माध्यम से वितरित मल्टीमीडिया को संदर्भित करता है। मीडिया को सर्वर से क्लाइंट तक पैकेट की एक धारा में स्थानांतरित किया जाता है और वास्तविक समय में प्रस्तुत किया जाता है। यह फाइल डाउनलोडिंग के विपरीत है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें अंतिम उपयोगकर्ता सामग्री का उपभोग करने से पहले एक संपूर्ण मीडिया फाइल प्राप्त करता है। स्ट्रीमिंग का उपयोग आमतौर पर वीडियो ऑन डिमांड, स्ट्रीमिंग टेलीविजन और इंटरनेट पर संगीत स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए किया जाता है, जबकि स्ट्रीमिंग आमतौर पर इंटरनेट पर रिमोट सर्वर से मल्टीमीडिया के साथ जुड़ी होती है। इसमें स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर उपकरणों के बीच ऑफलाइन मल्टीमीडिया भी शामिल होता है। उदाहरण के लिए, डीएलएनए 2 और होम सर्वर का उपयोग करना या ब्लूटूथ का उपयोग करके 2 उपकरणों के बीच एक व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क में, जो आईपी के बजाय रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। 3. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग को शुरुआत में 1990 के दशक में रियल नेटवर्क्स और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। 4. और तब से यह संगीत और वीडियो का उपभोग करने के लिए विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय तरीका बन गया है। 5. 2010 के दशक से कई प्रतिस्पर्धी सदस्यता सेवाओं की पेशकश की जा रही है। 6. वायरलेस स्पीकर पर ऑडियो स्ट्रीमिंग, अक्सर ब्लूटूथ का उपयोग करना, एक और उपयोग है जो उस दशक के दौरान प्रचलित हो गया है। 7.
लाइव स्ट्रीमिंग उत्पादन के दौरान सामग्री की वास्तविक समय पर डिलीवरी। वितरण विधियों को मीडिया से अलग करना विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि अधिकांश पारंपरिक मीडिया वितरण प्रणालियां या तो स्वाभाविक रूप से स्ट्रीमिंग होती है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, या स्वाभाविक रूप से गैर स्ट्रीमिंग, जैसे किताबें, वीडियोटेप, ऑडियो सीडी। स्ट्रीमिंग मीडिया शब्द, वीडियो और ऑडियो के अलावा अन्य मीडिया पर भी लागू हो सकता है, जैसे लाइव क्लोज्ड कैप्शनिंग, टिकर टेप और रियल टाइम टेक्स्ट, जिन्हें सभी स्ट्रीमिंग टेक्स्ट माना जाता है। शब्द साधन। स्ट्रीमिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंक द्वारा निर्मित टेप ड्राइव के लिए किया गया था, जिनका उद्देश्य धीरे धीरे रैंप अप करना और पूरे ट्रैक पर चलना था। धीमे रैंप समय से ड्राइव की लागत कम हो जाती थी। स्ट्रीमिंग का प्रयोग 1990 के दशक के प्रारंभ में वीडियो ऑन डिमांड और बाद में आईपी नेटवर्क पर लाइव वीडियो के बेहतर वर्णन के रूप में किया गया था। इसे सर्वप्रथम स्टारलाइट नेटवर्क्स द्वारा वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए और रियल नेटवर्क्स द्वारा ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए किया गया था। ऐसे वीडियो को पहले स्टोर एंड फॉरवर्ड वीडियो के गलत नाम से जाना जाता था। 9. शगुन। 1881 में शुरू हुए थिएटर फोन ने ग्राहकों को टेलीफोन लाइनों के जरिए ओपेरा और थिएटर के प्रदर्शन सुनने में सक्षम बनाया। यह 1932 तक चलता रहा। मीडिया स्ट्रीमिंग की अवधारणा अंततः अमेरिका में आई। 10. 1920 के दशक की शुरुआत में जॉर्ज ओवेन स्क्वेयर को विद्युत लाइनों पर संकेतों के प्रसारण और वितरण के लिए एक प्रणाली के लिए पेटेंट प्रदान किया गया था। 11. जो बाद में मुजक के लिए तकनीकी आधार था, जो रेडियो के उपयोग के बिना वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए निरंतर संगीत स्ट्रीमिंग के लिए एक तकनीक थी। टेलीफोन म्यूजिक सर्विस, एक लाइव जूकबॉक्स सेवा, 1929 में शुरू हुई और 1997 तक जारी रही। 12. 13. इसके ग्राहकों में अंतः पिट्सबर्ग क्षेत्र के 120 बार और रेस्टोरेंट शामिल हो गए। एक मधुशाला का ग्राहक जूकबॉक्स में पैसे जमा करता, जूकबॉक्स के ऊपर लगे टेलीफोन का इस्तेमाल करता और ऑपरेटर से गाना बजाने के लिए कहता। ऑपरेटर 1 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स वाली स्टूडियो लाइब्रेरी में से रिकॉर्ड ढूंढता, उसे टर्नटेबल पर रखता और संगीत टेलीफोन लाइन के जरिए मधुशाला में बजाया जाता। संगीत मीडिया की शुरुआत 78S, 33S और 45S के रूप में हुई, जिन्हें उनके द्वारा मॉनिटर किए जाने वाले 6 टर्नटेबल पर बजाया जाता था। बाद के वर्षों में सीडी और टेप भी शामिल किए गए। इस व्यवसाय के कई मालिक हुए, जिनमें प्रमुख थे बिल पर्स, उनकी बेटी हेलेन रुज्जेल और अंत में डोटी व्हाइट। प्रत्येक तिमाही की आय का 60% संगीत सेवा और 40% मधुशाला मालिक के बीच बन जाता था। 14. शहर के परमिट और इन टेलीफोन लाइनों को स्थापित करने की लागत के कारण यह व्यवसाय मॉडल अंततः अस्थिर हो गया। व्यावसायिक विकास। जिंक टेक्नोलॉजी की स्थापना 1989 में हुई थी और उसने स्ट्रीमवर्क्स नामक एक जेपीईजी स्ट्रीमिंग उत्पाद विकसित किया था। एक और स्ट्रीमिंग उत्पाद 1992 के अंत में सामने आया और इसका नाम स्टारवर्क्स रखा गया। 21. स्टारवर्क्स ने ऑन डिमांड एमपीईजी, एक फुल मोशन वीडियो को कॉर्पोरेट ईथरनेट नेटवर्क पर बेतरतीब ढंग से एक्सेस करने में सक्षम बनाया। स्टारवर्क्स स्टारलाइट नेटवर्क्स से था, जिसने ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स के साथ उपग्रहों पर ईथरनेट और इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग का भी बीड़ा उठाया था। 22. स्ट्रीमिंग मीडिया तकनीक बनाने वाली अन्य शुरुआती कंपनियों में प्रोग्रेसिव नेटवर्क्स और प्रोटोकॉम शामिल है, जो वर्ल्ड वाइड वेब के व्यापक उपयोग से पहले थीं। 90 के दशक के अंत में जब वेब और भी लोकप्रिय हो गया, तो इंटरनेट पर स्ट्रीमिंग वीडियो स्टार्टअप्स जैसे कि विवो सॉफ्टवेयर, बाद में रियल नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित, वीडियोनेट, रियल नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित, प्रीसेप्ट, सिस्को द्वारा अधिग्रहित और जिंग, रियल नेटवर्क्स द्वारा अधिग्रहित से फला फूला। 23. माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में एक्टिव मूवी नामक एक मीडिया प्लेयर विकसित किया जो स्ट्रीमिंग मीडिया को सपोर्ट करता था और इसमें एक मालिकाना स्ट्रीमिंग फॉर्मेट भी शामिल था, जो बाद में 1999 में
विंडोज मीडिया प्लेयर 6.4 में स्ट्रीमिंग सुविधा का अग्रदूत बना। जून 1999 में एप्पल ने भी अपने क्विकटाइम 4 एप्लीकेशन में एक स्ट्रीमिंग मीडिया फॉर्मेट पेश किया। बाद में इसे रियल प्लेयर और विंडोज मीडिया स्ट्रीमिंग फॉर्मेट के साथ वेबसाइटों पर भी व्यापक रूप से अपनाया गया। वेबसाइटों पर प्रतिस्पर्धी फॉर्मेट के लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता को स्ट्रीमिंग के लिए संबंधित एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता होती थी, जिसके परिणामस्वरूप कई उपयोगकर्ताओं को सामान्य संगतता के लिए अपने कंप्यूटर पर तीनों एप्लीकेशन रखने पड़ते थे। 2000 में IndustryView.com ने व्यवसायों को अपना प्रचार करने में मदद करने के लिए अपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग वीडियो आर्काइव वेबसाइट लॉन्च की। 24 वेबकास्टिंग व्यावसायिक मार्केटिंग और विज्ञापन के लिए एक उभरता हुआ उपकरण बन गया, जिसने टेलीविजन की इमर्सिव प्रकृति को वेब की अंतरक्रियाशीलता के साथ जोड़ा। संभावित ग्राहकों से डेटा और प्रतिक्रिया एकत्र करने की क्षमता ने इस तकनीक को तेजी से लोकप्रिय बनाया। 25 2002 के आसपास एकल एकीकृत स्ट्रीमिंग प्रारूप में रुचि और एडोब फ्लैश को व्यापक रूप से अपनाने से फ्लैश के माध्यम से एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्रारूप का विकास हुआ, जो वीडियो होस्टिंग साइटों पर फ्लैश आधारित खिलाड़ियों में उपयोग किया जाने वाला प्रारूप था। पहली लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग साइट यूट्यूब की स्थापना स्टीव चेन, चाड हर्ले और जावेद करीम ने 2005 में की थी। इसने शुरुआत में एक फ्लैश आधारित प्लेयर का उपयोग किया, जिसने MPEG 4 AVC वीडियो और AAC ऑडियो चलाया, लेकिन अब HTML वीडियो को डिफ़ॉल्ट कर दिया है। 26 लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बढ़ती उपभोक्ता मांग ने YouTube को उपयोगकर्ताओं के लिए एक नई लाइव स्ट्रीमिंग सेवा लागू करने के लिए प्रेरित किया। 27 कंपनी वर्तमान में एक सुरक्षित लिंक भी प्रदान करती है। रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका RIA ने अपनी 2015 की आय रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा किया कि स्ट्रीमिंग सेवाएं वर्ष के कुल संगीत उद्योग के राजस्व के 34.3% के लिए जिम्मेदार थीं, जो पिछले वर्ष से 29% बढ़ी और लगभग $2.4 बिलियन की कमाई के साथ आय का सबसे बड़ा स्रोत बन गई। 29-30 2016 की पहली छमाही में US स्ट्रीमिंग राजस्व 57% बढ़कर $1.6 बिलियन हो गया और उद्योग की बिक्री का लगभग आधा हिस्सा था। 31 स्ट्रीमिंग युद्ध। यह भी देखें स्ट्रीमिंग मीडिया सेवाओं की सूची। स्ट्रीमिंग वॉर्स यहां पुनर्निर्देशित होता है। साउथ पार्क फिल्म के लिए साउथ पार्क द स्ट्रीमिंग वॉर्स देखें। संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बीच प्रतिस्पर्धा के लिए संगीत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका में टेलीविजन का इतिहास। युग युद्धपूर्व और युद्धकालीन प्रसारण 1928 से 1947। प्रथम स्वर्ण युग 1947 से 1960। नेटवर्क युग 1950 से 1980 का दशक। बहुचैनल संक्रमण 1980 से 1990 के दशक। पीक टीवी और पोस्ट नेटवर्क युग 1999 लगभग 2023। स्ट्रीमिंग युद्ध 2019 से 2022। इतिहास। खेल प्रसारण, सार्वजनिक प्रसारण, बच्चों का टेलीविजन, टीवी एनिमेशन, नेटवर्क युग, आधुनिक युग। दशकवार इतिहास। स्ट्रीमिंग वॉर्स शब्द का प्रयोग नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, हुलू, HBO मैक्स, डिज्नी प्लस, पैरामाउंट प्लस, एप्पल TV प्लस, पीकॉक और कई अन्य वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के नए युग 2010 के अंत में शुरू का वर्णन करने के लिए किया गया था। 6-32 नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसे तेजी से लोकप्रिय होते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिज्नी व NBC जैसे पुराने प्रसारकों और ऑनलाइन हो रहे स्टूडियो के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने दोनों सेवाओं को एक दूसरे से अलग होने के तरीके खोजने पर मजबूर कर दिया है। एक प्रमुख अंतर यह रहा है कि वे विशिष्ट सामग्री प्रदान करते हैं, जो अक्सर स्वनिर्मित होती है और एक विशिष्ट बाजार खंड के लिए बनाई जाती है। प्रारंभिक विकास। यह भी देखें ऑनलाइन वीडियो की टाइमलाइन। कंप्यूटर पर
मीडिया प्रदर्शित करने के प्रयास 20वीं सदी के मध्य में कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों से ही शुरू हो गए थे। हालांकि कंप्यूटर हार्डवेयर की ऊंची लागत और सीमित क्षमताओं के कारण कई दशकों तक इसमें बहुत कम प्रगति हुई। 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक तक उपभोक्ता स्तरीय पर्सनल कंप्यूटर विभिन्न मीडिया प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो गए। स्ट्रीमिंग से संबंधित प्राथमिक तकनीकी समस्याएं आवश्यक डेटा दरों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सीपीयू और बस बैंडविड्थ का होना और बफर अंडररन को रोकने और सामग्री की सुचारू स्ट्रीमिंग को सक्षम करने के लिए आवश्यक रियल टाइम कंप्यूटिंग प्रदर्शन प्राप्त करना था। हालांकि 1990 के दशक के मध्य तक कंप्यूटर नेटवर्क अभी भी सीमित थे और ऑडियो और वीडियो मीडिया आमतौर पर गैर स्ट्रीमिंग चैनलों जैसे कि स्थानीय हार्ड डिस्क ड्राइव या अंतिम उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर सीडी-रोम से प्लेबैक के माध्यम से वितरित किए जाते थे। 1970 के दशक में शब्दावली टेलीमीटर्ड विमान या मिसाइल परीक्षण डेटा जैसे अनुप्रयोगों के लिए सबसे अधिक भ्रामक थी। तब तक पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन प्रमुख ट्रांसमिशन प्रकार था। यह पीसीएम ट्रांसमिशन बिट सीरियल था और पैकेटाइज्ड नहीं था, इसलिए स्ट्रीमिंग शब्दावली अक्सर भ्रम का कारक थी। 1969 में ग्रुमन ने पहले टेलीमेट्री ग्राउंड स्टेशनों ऑटोमेटेड टेलीमेट्री स्टेशन एटीएस में से एक का अधिग्रहण किया, जिसमें डिजिटल कंप्यूटर परिधीय टेप पर रिकॉर्ड किए गए सीरियल टेलीमीटर डेटा के पुनर्निर्माण की क्षमता थी। कंप्यूटर परिधीय टेप स्वाभाविक रूप से ब्लॉक में रिकॉर्ड किए गए थे। समय आधारित विरूपण के बिना निरंतर प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। नौसेना ने 1973 में पहली बार डॉड में इसी तरह की क्षमता को लागू किया। रियल टाइम की सर्वाधिक स्वीकृत परिभाषा के अनुसार प्रत्येक माप के अगले नमूने की उपलब्धता से पहले डेटा का सभी संबंधित प्रसंस्करण या स्वरूपन किया जाना आवश्यक है। 1970 के दशक में सर्वाधिक शक्तिशाली मेनफ्रेम कंप्यूटर 50,000 नमूने प्रति सेकंड की महत्वपूर्ण समग्र डेटा दरों पर इस कार्य के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे। इसी कारण से ग्रुमन एटीएस और नेवी रियल टाइम टेलीमेट्री प्रोसेसिंग सिस्टम आरटीपीएस दोनों ने कच्चे डेटा नमूनों के रियल टाइम प्रसंस्करण के लिए समर्पित अद्वितीय विशेष प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटरों का उपयोग किया। 1990 में कल्पना द्वारा पहला वाणिज्यिक ईथरनेट स्विच पेश किया गया, जिसने अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर नेटवर्क को सक्षम किया, जिसके परिणामस्वरूप स्कूलों और निगमों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहले स्ट्रीमिंग वीडियो समाधान सामने आए। व्यावहारिक स्ट्रीमिंग मीडिया केवल डेटा कंप्रेशन में हुई प्रगति के कारण ही संभव हो पाया, क्योंकि असंपीडित मीडिया की बैंडविड्थ की आवश्यकता अव्यावहारिक रूप से उच्च थी। पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम से एनकोड किए गए रॉ डिजिटल ऑडियो के लिए असंपीडित सीडी ऑडियो के लिए 1.4 MBIT/s की बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, जबकि रॉ डिजिटल वीडियो के लिए एसडी वीडियो के लिए 168 MBIT/s और FHD वीडियो के लिए 1000 MBIT/s से अधिक की बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। 1990 के दशक के अंत से 2000 के दशक के प्रारंभ तक। यह भी देखें मूल नेट एनिमेशन। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक के प्रारंभ में उपयोगकर्ताओं की कंप्यूटर नेटवर्क, विशेष रूप से इंटरनेट तक पहुंच बढ़ी। 2000 के दशक के प्रारंभ में उपयोगकर्ताओं की नेटवर्क बैंडविड्थ में वृद्धि हुई, विशेष रूप से अंतिम मील में। इन तकनीकी सुधारों ने कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को उनके घरों और कार्यस्थलों में ऑडियो और वीडियो सामग्री की स्ट्रीमिंग की सुविधा प्रदान की। जैसे जैसे इंटरनेट का व्यवसायीकरण बढ़ता गया, मानक प्रोटोकॉल और प्रारूपों जैसे TCP/IP, HTTP और HTML का उपयोग भी बढ़ता गया, जिसके कारण इस क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हुई। बैंड सीवियर टायर डैमेज इंटरनेट पर लाइव प्रदर्शन करने वाला पहला समूह था। 24 जून 1993 को बैंड जेरोक्स पार्क में 1 गिग खेल रहा था, जबकि इमारत में कहीं और वैज्ञानिक मल्टीकास्टिंग का उपयोग करके इंटरनेट पर प्रसारण के लिए नई तकनीक एमबोन पर चर्चा कर रहे थे। पार्क की तकनीक के प्रमाण के रूप में
बैंड का प्रदर्शन प्रसारित किया गया और इसे ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगहों पर लाइव देखा जा सकता था। मार्च 2017 के एक साक्षात्कार में बैंड के सदस्य रस हेन्स ने कहा कि बैंड ने प्रदर्शन को स्ट्रीम करने के लिए लगभग इंटरनेट की कुल बैंडविड्थ का आधा इस्तेमाल किया था, जो कि 152-76 पिक्सेल का वीडियो था, जिसे प्रति सेकंड 8 से 12 बार अपडेट किया गया था, जिसकी ऑडियो गुणवत्ता सबसे अच्छी स्थिति में एक खराब टेलीफोन कनेक्शन थी। 17 अक्टूबर 1994 में वेबकास्ट की व्यवस्था करने वाले तकनीशियन, स्थानीय परिषद कर्मचारी रिचर्ड नायलर ने बाद में टिप्पणी की, हमारे पास 12 देशों में 16 दर्शक थे। 18 रियल नेटवर्क्स ने 1995 में इंटरनेट पर न्यूयॉर्क यांकीज और सिएटल मेरिनर्स के बीच बेसबॉल खेल के प्रसारण का बीड़ा उठाया। 19 इंटरनेट पर पहला सिम्फोनिक कॉन्सर्ट, सिएटल सिम्फनी और अतिथि संगीतकार मैट कैमरून और बैरेट मार्टिन के बीच सहयोग 10 नवंबर 1995 को वाशिंगटन के सिएटल में पैरामाउंट थिएटर में हुआ। 20 1996 में मार्क स्कारपा ने पहला बड़े पैमाने का ऑनलाइन लाइव प्रसारण एडम याउच के नेतृत्व में तिब्बती स्वतंत्रता संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया, जो सामाजिक परिवर्तन प्रसारण के स्वरूप को परिभाषित करने वाला एक कार्यक्रम था। स्कारपा ने वुडस्टॉक 99, टाउन हॉल विद प्रेसिडेंट क्लिंटन और हाल ही में कवर्ड सीए के अभियान टेल अ फ्रेंड गेट कवर्ड जैसी परियोजनाओं के साथ स्ट्रीमिंग मीडिया की दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसका यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। और बात कर ले दोस्तों इसके रिलीजिंग डेट के बारे में, तो इंडिया के अंदर ये रिलीज़ हो रही है 29 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, 29 अगस्त को ये सीधा OTT पर रिलीज़ हो रही है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बता दी है। एपिसोडों की बात कर ले तो टोटल हमें इसमें 7 से 8 एपिसोड देखने को मिल सकते हैं। बाकी रनिंग लेंथ की बात कर ले एपिसोडों की, लगभग 50 से लेकर 56 मिनट के बीच में इसकी लेंथ रहने वाली है। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बता दी है। वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।